देखो इसमें आर यू लिसनिंग माई वॉइस? इज इट क्लियर? वॉइस सबको आ रही है? हाँ, वेरी गुड। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोग को जो ये है, क्योंकि दो दो हो जाते हैं केमिस्ट्री के, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है? ऑफलाइन या ऑनलाइन? विच वन इज बेटर? ऑफलाइन। निरंजन ओके, किरण ऑनलाइन, सिद्धि ऑनलाइन, और दिव्यांक ऑफलाइन। ऑफलाइन सरदेश, कशिश ऑफलाइन। देखो इसमें फायदा क्या है कि अगर हम सपोज करो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में अगर आप मुझे डाउट ले लो कि कौन कौन सी चीजें जो आपको नहीं आई, तो हम इसको ऑफलाइन ऑनलाइन में लेते हैं। ऑफलाइन से फायदा क्या होगा कि जो हमारे चैप्टर्स हैं वो क्या होंगे, स्मूथली फिनिश हो जाएंगे। जैसे एल्कीन है, अभी एल्कीन केवल 2 डेज के अंदर ही आपका फिनिश हो जाएगा। एल्काइन भी 1 से 2 डेज में ही फिनिश हो जाएगा। और जो रिएक्शंस हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको कोई चीज मुझे पूछनी है कि चीज नहीं आई, तो मुझे मैसेज करके आप पूछो कि इसे दोबारा बता दो हमें। अगर कोई चीज नहीं आई है तो उसको क्या करेंगे, दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। वो टॉपिक के नेम लिख दो आप लोग कि कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं हुआ है। तो जो क्लियर नहीं है आप उसको भेजोगे मुझे, मैं आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज है, जो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा आपको कि जैसे हम कंप्लीट करके हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये 1 टाइम्स नहीं है, कम से कम 2-3 टाइम्स है। जब तक आपको पूरा कमांड नहीं आ जाएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं इसे। यानी कि आपको जब तक ये ना लगे कि इसके बेस पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो आप सॉल्व कर दो। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको वहां तक ले जाना कि आप इस चैप्टर या कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहो कि हमें इसमें कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, तो हम कर लेंगे। या आपको कोई भी बुक से पकड़ोगे तो आप क्वेश्चन आंसर कर दोगे। तो उसमें क्या है, 2-3 स्टेप के प्रोसेस के बाद आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। उसकी आपको तरीके बताए जाएंगे, कौन सी चीज में क्या देखना होता है। वो क्या होता है, ये सारा ओवरऑल ही एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। तो कई क्वेश्चंस इसमें कैसे पूछे जाते हैं, आपको रेट ऑफ रिएक्शन से पूछे जाते हैं, प्रोडक्ट से पूछे जाते हैं। अब इसमें बताओ, जो एल्केन वाला चैप्टर है इसमें कहाँ कहाँ पे किसी को दिक्कत आई है? एल्केन का जो हुआ है उसमें किसी को कोई दिक्कत आई है कहीं पे? एल्केन वाला जो चैप्टर फिनिश हुआ है, इसके किसी टॉपिक में प्रॉब्लम? एल्केन जो हमने फिनिश किया है, इसके किसी टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम आई है? टॉपिक का नेम? यस या नो, या नहीं आया बिल्कुल समझ में? अच्छा, मतलब दिव्यांक नो का मतलब नो डाउट है या नहीं आया समझ में? नो डाउट्स, ओके। और कोई ऐसा है जिसको मुझे लगा नो कह रहे हो आप, कुछ नहीं आया समझ में। कोई है ऐसा जिसको नहीं आया इसमें समझ में? एल्केन का कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं आया समझ में? कोई टॉपिक नहीं है ऐसा? तो एक एक चीज और है, देखो मैं आपको एल्केन के बेस पे क्वेश्चन आंसर देता हूँ। मेन चीज यही है क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो अभी आपने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी के बाद उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? जैसे आपको इसमें था कोलबे वाला, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे के अलग अलग नाम है, एक है कोलबे रिएक्शन है जो आगे पढ़ोगे आप, एक है कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन क्या आता है इसमें, सॉरी कोलबे कह रहा हूं मैं, वो था क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में आता है कि रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन बताओ। आपको 3-4 क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH3COOH, दूसरा मैंने लिख दिया CH3CH2COOH, तीसरा मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे लिख दिया CH3 और COOH। अब ये 3 स्टेप हो गया आपके पास, 1 2 3। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जब CO2 ग्रुप निकलेगा यहाँ से, CO2 ग्रुप यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम।
सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CaO का 3:1 का रेशियो। अब इस प्रोसेस में CO2 ग्रुप निकलेगा, तो किसमें रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे फास्ट होगा? 1, 2 एंड 3, कौन सा आंसर कहोगे आप? 1 या 2 या 3? नो आंसर। 1 या 2 या 3? देखो इसका भी तरीका बता देता हूं मैं आपको। इसमें जो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन होता है, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, ये डिपेंड करता है किस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कार्बो एनायन का मतलब क्या हुआ? इस CO ग्रुप को हटा दो और यहाँ पे जो उसके सामने वाला C है, इस पे माइनस चार्ज लगा के देखो। इस C को हटा दो, इसके सामने वाला जो COH है, इसके सामने वाला C, इस पे माइनस चार्ज लगा दो, और इसको हटा दो, इसके सामने वाले C पे माइनस चार्ज लगा दो। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन भी ज्यादा होगा। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ, तो निहारिका, वेरी गुड। और इसके अलावा rate of decarboxylation is directly proportional to stability of carbon ion। कार्बन आयन कौन सा देखेंगे हम? जो COH ग्रुप को आपने निकाला उसमें माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे COH ग्रुप को निकाला, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे COH ग्रुप को निकाला, यहाँ माइनस चार्ज आ गया। तो जिसका कार्बो एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन सबसे ज्यादा होगा। तो अब आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो स्टेबिलिटी देखो, पहला है CH3 माइनस का, दूसरा है CH3CH2 माइनस का, और तीसरा है CH3CH3 एंड CH3, ये माइनस का हो गया। तो देखो माइनस में क्या होता है कि जो ये डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? फर्स्ट की, उसके बाद सेकंड की, उसके बाद थर्ड की। यानी कि रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन किसका सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में। अगर सेकंड आपको इसी में दे दिया, आपने पढ़ा था उसमें एल्केन बनाने के लिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे ये ग्रुप लिख दिया I, ठीक है। सेकंड मैंने यही ग्रुप लिया Cl, यहाँ पे लिया मैंने यहाँ से Br, और यहाँ पे ले लिया मैंने F, ठीक है। ये है 1, 2, 3 एंड 4। इन चारों में से एल्केन कौन जल्दी बनाएगा? एल्केन फॉर्मेशन किस में जल्दी होगा? एल्केन फॉर्मेशन किसका जल्दी होगा? 1 का, 2 का, 3 का या 4 का? तो क्या आंसर होना चाहिए? एल्केन फॉर्मेशन किसका जल्दी होगा? हाँ निहारिका राइट है, मैथिली राइट है, और इसके अलावा श्रुति राइट है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखो सब चीज सेम दिख रही है आपको। अगर सारी चीज सेम होगी तो हमने देखना है बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है, गुड लिविंग ग्रुप। जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा? रिएक्शन जल्दी कराएगा। जैसे आयोडीन होता है, आयोडीन बड़ा साइज होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। फिर Br हो गया, फिर Cl हो गया, फिर फ्लोरीन हो गया। तो सबसे तेज रिएक्शन किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, क्योंकि I बहुत जल्दी निकल जाएगा। फिर उसके बाद Br निकलेगा, फिर Cl निकलेगा, और सबसे लास्ट में F निकलेगा। अब यही चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे लिखा, ये Cl लिख दिया, सबके लिए सेम है। यहाँ पे लिखा मैंने CH3, दूसरे में मैंने यहाँ पे लिख दिया Cl, यहाँ पे CH3 और ये CH3, तीसरे में मैंने लिख दिया यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3, CH3 एंड CH3, और फोर्थ वाले में मैंने लिख दिया CL3। ये है 1, 2, 3 एंड 4। किस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे फास्ट होगी?
1 2 या 3 या 4? निहारिका, नो, यहां पे मिस कर गया। 1 2 3 4, इस किस केस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट होगा? हाँ, मैथिली सही कहा आपने। इसके अलावा देखो, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जब Cl है तो Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये अगर यहाँ से निकलेगा एल्केन बनाने के लिए, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, सीधी बात है। ये निकलेगा तो यहाँ पे किसका चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। जहाँ पे Cl है वो निकलेगा, वहां से प्लस चार्ज आ जाएगा। जहाँ पे Cl निकलेगा, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को ले आएगा। हाँ, वेरी गुड निहारिका। तो इस केस में क्या होता है कि रेट ऑफ, ये क्वेश्चन देखो कई बार आएंगे, अभी मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो रेट है जो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? क्योंकि जितना स्टेबल ज्यादा आएगा, अगर सपोज करो ये कंडीशन है और यहां से जो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, जो इसका Cl को हटा के अगर क्या बन रहा है, ये मोर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, तो ये क्या करेगा? Cl को जल्दी हटाएगा ना, यानी इसकी स्पीड क्या होगी? फास्ट हो जाएगी। और अगर ये सपोज ये टूटेगा और ये बहुत लीस्ट स्टेबल बना रहा है, टूटने के बाद ये लीस्ट स्टेबल बना रहा है, तो ये टूटना क्यों चाहेगा? जब उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो टूटना ही क्यों चाहेगा? यानी क्या होगा? इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो जो स्पीड वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये देखना होता है कि कभी भी अगर आपको रेट दिया हुआ तो उसमें देखो कि कौन सी चीज ब्रेक डाउन हो रही है, और जो चीज ब्रेक डाउन हो रही है उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है या कम है। अगर उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है या इनमें से ज्यादा है, तो इसका मतलब जल्दी रिएक्शन हो जाएगी। और अगर वहां पे स्पीड उसकी कम होगी, इसका मतलब उसकी जो रेट है वो क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो सारा कॉन्सेप्ट किस पे है? स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, कि जो लीस्ट स्टेबल होगा। अब ये देखो, ये प्लस है, प्लस में CH3 सबसे कम स्टेबल होता है, तो अगर ये Cl निकलेगा तो ये क्या बनेगा? CH3 प्लस, और CH3 प्लस क्या सबसे लेस स्टेबल होता है, तो ये टूटना क्यों चाहेगा? जब इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी तो ये टूटना ही नहीं चाहेगा। अगर तोड़ोगे तो बहुत जबरदस्ती, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशराइज करना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। यानी इसकी रेट क्या होगी? स्लो हो जाएगी इनके कंपैरिजन। और यहाँ पे देखो, ये टर्सरी कार्बोकैटायन है, टर्सरी का मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये जल्दी टूटना चाहेगा। ये इसको तोड़ के क्या होगा? टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए क्या होगा? इसकी रेट सबसे फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन वाले क्वेश्चंस, पहली चीज ध्यान रखना, रेट ऑफ रिएक्शन, किस केस में रिएक्शन फास्ट होगी, किस केस में रिएक्शन स्लो होगी, इस चीज को थोड़ा सा मेंशन करते हैं वो, कि रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में फास्ट होगा, कहाँ पे स्लो होगा। सेकंड है कि कौन सी रिएक्शंस हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, किसी की लिमिटेशन क्या है, कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा, यानी कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये याद रखना जरूरी है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो क्या होगा? सबके साथ थोड़ी सी क्या होगा? मिसिंग हो जाएगी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। देखो, आपको विद इन केवल 10 to 15 डेज में हम लोग फिनिश कर देंगे, और 15 डेज आगे के होंगे जिसमें आपको पूरा कमांड आ जाएगा। वो कमांड उसी को आएगा जिसने पहले के 15 डेज मेहनत करी होगी। बस आपको आने वाले टाइम में आप कहोगे इसका कोई भी क्वेश्चन दे दो हम कर देंगे, XYZ। रीजन क्या है? पहले हम लोग क्या करेंगे? पूरे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते कि कॉन्सेप्ट के पहले आप उसके तरीके सीखो कि कैसे कौन चीज बन रही है। सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं कि कौन से चीज को क्या देखना है, इन जनरल टर्म्स में हम किसके आंसर को कैसे देखेंगे। तो जब हमने ओवरऑल चीजें पढ़ रही है, कई जगह क्या होंगे, जो ये रिएक्शन है आगे भी जाएंगे तो क्या होंगे? रिपीटिशन ज्यादा होगा। यानी अगर आपने एल्कोहल तक पढ़ लिया, तो एल्कोहल के बाद जो एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर है, उसमें आप मैक्सिमम लगभग 90% जो रिएक्शंस वो पहले ही पढ़ चुके होंगे। यानी कि एल्कोहल तक पढ़ते पढ़ते, 3 चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप चौथा चैप्टर ऑलरेडी पूरा कवर कर चुके होंगे। 90% उसके रिएक्शन पहले ही कवर अप हो चुके होंगे। केवल हमने किस पे ध्यान देना? जो 10% होगा,
और उसके बाद जो लास्ट एमाइन होगा, एमाइन में भी लगभग आप 50% रिएक्शन पढ़ चुके हो, तो उसमें केवल आपको 50% ही देखना होगा। यानी कि जो पहले आपको एफर्ट लगाना है वो शुरू से एफर्ट लगाना है जिसमें सारे रिएक्शन है। पहले के फर्स्ट 3 चैप्टर हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो उसमें थोड़ी रिएक्शन ज्यादा है। बाकी के जो 1-2 चैप्टर हैं उसमें लगभग वो पहले ही कवर अप हो जाएंगे। फिर आपको ये बताया जाएगा इसमें क्वेश्चन आते कैसे, उसे सॉल्व कैसे करना। चलो इसमें थोड़ा सा मैं एल्कीन का आपको बता देता हूँ अगर आपको डाउट नहीं है। तो एल्कीन आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपको। एल्कीन आपका 1 और 2 डेज में फिनिश हो जाएगा। आपको ऑफलाइन में लेक्चर दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन को आपने लिखना है कम से कम 2 या 3 टाइम्स। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक का सबसे मेन फंडा यही है, ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को आप 2 या 3 बार लिख दो आप, ठीक है। और उसके जो नोट्स अगर आपने बनाने तो मैंने आपको जो येलो पेज वाला दिया था लास्ट में, उससे बना दो, उसमें मैक्सिमम चीज लिखी हुई है। और बाकी मैं आपको ऑफलाइन में लेक्चर जो नोट्स हैं वो ऑफलाइन में भी प्रोवाइड कराता हूँ। और उसके साथ साथ उसके बेस पे जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको देता हूँ, जिससे क्या होगा कि आप उसे कोरिलेट कर सको कैसे हमने इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है कि अगर किसी को पता होगा, जैसे सपोज करो मैंने कहा मेरे पास एसिड है, एल्केन है, चलो एल्केन, एक चीज इसमें से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये मेरे पास एल्केन है, ठीक है। और एल्केन से मुझे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो उसके लिए कौन सा एजेंट हम यूज करते हैं। अगर ये एल्केन है और इससे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा। याद है किसी को। इसमें थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, यानी 2-3 टाइम्स लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और याद स्टार्टिंग में आपको याद करना पड़ेगा बस, बाद में आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें क्या होंगी, रिवाइज होती चली जाएंगी। किसी को पता है इसका। एल्केन से अगर हमने डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। नहीं पता किसी को। इसके लिए हम करेंगे ACO। देखो AC एसीटेट के लिए यूज होता है, और MN इसका होल ट्वाइस, ठीक है। एल्केन से अगर आपने डायरेक्ट एसिड बनाना है तो एल्केन से क्या बन जाएगा, देखो जो CH3 है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड बन जाता है। अगर आपके पास ये एल्केन दे दिया है और एल्केन से आपको एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड डायरेक्ट, तो कैसे बनाएंगे। एल्केन से मुझे डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कौन सा रेजेंट यूज करेंगे उसमें। थोड़ी सी हिंट्स बता सकते हो कोई। एल्केन से मुझे डायरेक्ट एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा रेजेंट यूज करना पड़ेगा। नहीं पता किसी को। नो रिप्लाई। इसके लिए करना पड़ेगा मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। ये याद करने पड़ेंगे कुछ टर्म्स। अगर मुझे एल्केन दिया हुआ है फिर से, और एल्केन से देखो एल्डिहाइड क्या होगा, CH3 की जगह पे CHO आ जाएगा। अगर फिर एल्केन दे दिया और मुझे इसे अल्कोहल में चेंज करना है, अल्कोहल में, तो कौन सा रेजेंट यूज करेंगे। एल्केन से मुझे अल्कोहल बनाना है डायरेक्ट, तो कैसे बनाएंगे हम इसे। नो रिप्लाई। यही तो प्रैक्टिस करानी है हमने, अगर हमको एक से दूसरे में कन्वर्ट कराना है कौन सा रेजेंट है जिसकी हेल्प से कराएंगे। इसमें था रेड हॉट कॉपर या आयरन। रेड हॉट अगर हम कॉपर लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में, यानी यहाँ पे OH आ जाएगा, H हटेगा और वहां पे आ जाएगा OH, CH3CH2OH। तो ये कौन सा एजेंट होगा, पहला है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रेड हॉट कॉपर ने कौन सा काम किया है, रिड्यूसिंग एजेंट का या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हाँ सिद्धि, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा
हाँ, मैथिली बिल्कुल सही है। तो ये रिएजेंट आपने याद करने, ये याद करवाऊंगा ना मैं जैसे जैसे हम करेंगे। देखो ये तो हो गई डायरेक्ट रिएक्शन। अगर मुझे इनडायरेक्ट में करना है तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, देखो इसको मैं अल्कोहल में चेंज करूंगा तो आपको फिर इसके तरीके बताए जाएंगे। जैसे मैंने कहा ये एल्केन ले लिया आपने। एल्केन में जैसे हमने Cl2 से लाइट डाली, हेलोजिनेशन किया। हेलोजिनेशन वाली प्रोसेस आपको पता है क्या होती है। हेलोजिनेशन में क्या होता है कि जहां पे H होगा, H को हटा के Cl आ जाएगा वहां पे, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये Cl आया। अब अगर कभी भी आपको Cl को हटा के OH लाना है तो इसमें हम डालते हैं एक्वस KOH या NaOH, कोई भी डाल दो, एक्वस डालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो Cl है ये Cl को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आ जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3OH। तो ये दो स्टेप की रिएक्शन हो गई। पहली हेलोजिनेशन, हेलोजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन को हटाएगा, Cl लग गया। अब कभी भी ध्यान रखना Cl को या हेलोजन को हटाना और वहां पे मुझे OH ग्रुप लाना है तो मुझे उसमें ऐड करवाना पड़ेगा एक्वस NaOH या एक्वस KOH। तो ये क्या करेगा, जहां पे हेलोजन होगा उसे रिप्लेस करेगा और वहां पे OH आ जाएगा। एल्कोहल हो गया। एल्कोहल से मुझे एल्डिहाइड में चेंज करना है तो कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज कर, ये इसे किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। और एल्डिहाइड से कभी भी एसिड बनाना है तो भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसे एसिड में चेंज कर देगा। तो वो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था जिसमें आपको सारी रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी, वो रिएक्शन को लर्न करने का तरीका यही है कि आपको यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल कन्वर्जन बताया जाएगा। कन्वर्जन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली कई रिएक्शंस आ जाएंगे कि मुझे ये CH4 से मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे एसिड बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग रिएक्शन सोचूंगा कि क्या क्या प्रोसेस हो सकती है इसमें। तो वहां पे जब आप करोगे तो हर एक रिएक्शन क्या होगी, इन्वॉल्व हो जाती है। अगर सपोज करो मुझे एक कार्बन को कम करना है या मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या करेंगे। जैसे सपोज करो मुझे ये है CH3 एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू गेट एल्डिहाइड। हाँ, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, देखो इसमें क्या हुआ, देखो यहां से, देखो यहां से इसने क्या किया, एक बार जो इसके, देखो एल्कोहल था और वहां से एल्डिहाइड बना, तो एल्कोहल में 4 हाइड्रोजन है और इसमें 2 ही हाइड्रोजन है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन हुआ। हाँ सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे ना इसके लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारे पास जैसे ज्यादातर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4 या K2Cr2O7, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लगेगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम बताए जाएंगे, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के बहुत सारे नाम है। ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, K2Cr2O7 है, KMnO4 है, एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास। इसकी प्रेजेंस में करेंगे तो हम चेंज कर देंगे। अब देखो एक और रिएक्शन आपको बता देता हूं जिसमें हमने क्या करना है, एक कार्बन को बढ़ाना है या एक कार्बन कम करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, जैसे सपोज करो आपको एक कार्बन कम करना बताया, एक कार्बन कम करना है, कैसे करेंगे। या मुझे सपोज करो ये है आपके पास, ये मिथेन है और मिथेन से मुझे बनाना है इथेन। अब कैसे बनाएंगे, देखो मिथेन दिया आपको और उसमें इथेन में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे थोड़ा सा कि कैसे कन्वर्ट किया जाए। मिथेन में 1 C है और इथेन में 2 C है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले मिथेन को लिया और उसको क्लोरीनेशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो Cl क्या करेगा, इस H को हटाएगा, तो ये बन जाता है CH3Cl, ठीक है, ये बना एल्काइल हैलाइड। अब देखो 1 C है, मुझे 2 C चाहिए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, देखो वुड्स रिएक्शन काम आ गई यहाँ पे। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इसी के 2 मॉलिक्यूल ले लो आप और उसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा, NaCl बाहर हो जाएगा, ये हो गया ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर में क्या हुआ, NaCl बाहर हो गया और आपके पास क्या मिला, CH3CH3, यानी क्या बन गया आपके पास, इथेन बन गया। और हमने क्या लिया था यहाँ से, मिथेन लिया। तो ये है कन्वर्जन का।
तो ये कन्वर्जन ही मेन है जो सारी रिएक्शन को आपको क्या कराएगा, रिकॉइल कराता है कि मुझे एक चीज बढ़ानी है, मुझे कम करना है। अगर मुझे सपोज करो एक कार्बन को मुझे कम करना, अब मैंने इसको अपोजिट कर दिया, तो इसको यहाँ पे क्या करो, दिमाग लगाने वाला सेशन ही हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे इथेन, सोचो इथेन था और आपने इसे मिथेन में चेंज करना, मिथेन यानी एक कार्बन कम करना है। अब हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो CH3CH3, और मिथेन होता है CH4, यानी मुझे एक C कम करना है, पूरा ग्रुप कम करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले दिमाग लगाऊंगा मैं कि इसको मैं कैसे करके एसिड में कन्वर्ट करूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे एसिड में कन्वर्ट करूंगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे डायरेक्ट इसे एसिड में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ACO का होल ट्वाइस Mn लाना पड़ेगा, यानी कौन सी रिएक्शन, ये डायरेक्ट वाली रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, देखो ये आया CH3COOH, यानी इथेन से क्या बन गया, देखो इथेन से बन गया इथेनोइक एसिड। अब सोचो इथेनोइक एसिड से मुझे मीथेन बनाना है, तो कौन सी नेम रिएक्शन है, अब इसमें भी एक नेम रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, कोई बता सकता है इसमें कौन सी नेम रिएक्शन आ सकती है। इसमें आएगा आपके पास जो अभी हमने किया था, देखो डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, देखो CH3COOH, इसको हम रिएक्शन कराते हैं किससे, NaOH और CaO, सोडा लाइम से। तो क्या होगा, CO2 ग्रुप पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ से निकल के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो मीथेन बन गया CH4, और यहाँ पे NaHCO3 या Na2CO3 बनता है, देख रहे हो आप लोग। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हमें याद करना पड़ेगा इसे कैसे कन्वर्ट करना है, एक कार्बन को कम करना है, एक कार्बन को बढ़ाना है। तो ये सारी प्रोसेस होगी जिससे आप क्या करोगे, जिससे ऑटोमेटिकली, मैंने कहा था ना आपको केवल 10 डेज भी नहीं लगेंगे, मुझे 10 से 15 डेज लगेंगे, और सारी नेम रिएक्शन, सारे रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। रीजन क्या है कि आपको ऐसे ही कन्वर्जन दिए जाएंगे, कन्वर्जन में मुझे एक C कम करना है, एक C बढ़ाना है। अगर मुझे एक C को इंक्रीज करना है, 1C मुझे इंक्रीज करना है, तो कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेथेन या इथेन कुछ भी ले लो, आपने इथेन ले लिया क्योंकि हम एल्केन ही पढ़ रहे हैं अभी। फिर आप आगे जाके कोई भी कंपाउंड ले सकते हो, एल्डिहाइड, अल्कोहल, एसिड, कीटोन, XYZ, आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप एक कम ज्यादा कर दो, एक बढ़ा दो, एक कम कर दो, एसिड को एल्डिहाइड बना दो, एस्टर बना दो, XYZ, मतलब आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो विद इन। बस आपको फोकस क्या करना है कि जितनी रिएक्शंस ये दी हुई है इसको फोकस करना है पहले, और ये रिपीट करना है 1 to 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, बस इतना काम कर दो आप, तो ऑटोमेटिकली, बस मैं आपको यही कह रहा हूं कि 10 to 15 डेज के बाद आपकी कमांड आ जाएगी। देखो ये है आपके पास 2 कार्बन, आप इसको बताओ किसी में चेंज करना है, XYZ, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एक कार्बन कम करना है, एक कार्बन बढ़ाना है। अब मैंने कहा आपको चलो एक कार्बन बढ़ा दिया, ठीक है। अब एक कार्बन बढ़ाने का तरीका क्या आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको Cl2 ऐड कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सबसे सिंपल मेथड है। देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2 और यहाँ पे CH3CH2Cl, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब कभी भी आपको कार्बन एक बढ़ाना है तो उसमें रिएक्शन करा दो KCN से, ध्यान रखना, एल्कोहलिक KCl। और एल्कोहलिक KCl केवल क्या करता है, इस Cl को हटाएगा और वहां पे CN आ जाए, ध्यान रखना। इसका काम क्या है, इस KCN यहाँ से KCl को हटाएगा और वहां पे CN आ जाएगा, तो ये बन गया आपका CH3CH2CN। तो एक कार्बन क्या हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेथड है, अगर एक कार्बन आपको कम करना है तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन बताई थी आपको, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अगर आपको एक कार्बन को डिक्रीज करना है, किसी से भी ज्यादा कार्बन है उससे एक कार्बन हटाना है, तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन आ गई थी, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से हमने एक कार्बन कम कर दिया, एक कार्बन बढ़ाना है, CN बढ़ा दिया। अगर मुझे डबल करना है, डबल करने के लिए क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन, डबल कर दो किसी को, मिथेन से इथेन बना दो, इथेन से ब्यूटेन बना दिया, ब्यूटेन से ऑक्टेन बना दिया,
डबल कर दो तो वुड्स रिएक्शन आ जाएगी वहां पे। अब देखो वुड्स फिटिक कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको कहा सपोज करो बेंजीन दे दिया आपको, और बेंजीन से आपको क्या बनाना है, बेंजीन से आपको बनाना है टॉल्विन, टॉल्विन बनाना आपको बेंजीन से। तो बेंजीन ये हो गया आपके पास, और टॉल्विन हो गया कि जहां पे बेंजीन नहीं होगा और यहाँ पे CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखना है इसमें चेंज किया हुआ दोनों। तो यही आपका जो मेथड मैं आपको बता रहा था कन्वर्जन मेथड है, जिसके थ्रू आपको ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप सोचोगे एक सी बढ़ाना है कम करना है कहाँ पे कौन सी रिएक्शन अप्लाई होगी, इसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, सारी रिएक्शन ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएगी। बस आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखो बेंजीन है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसकी जगह पे मिथाइल बेंजीन या टॉल्विन बनाना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, बेंजीन को रिएक्शन करवानी है क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ Fe, कैटलिस्ट होता है। तो यह इसलिए क्या करेगा, इसमें होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे H हटेगा और यहाँ पे Cl आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया, Cl ग्रुप आ गया। अब Cl आ गया तो मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप, कौन सा मेथड लगा सकता हूँ, देखो वुड्स फिटिक मेथड। वुड्स फिटिक किस पे काम करता है, केवल एल्काइल हैलाइड पे काम करता है बस, बाकी पे नहीं करता है। तो अभी कोई भी ग्रुप दिया होगा तो मैं किसको, उसको कन्वर्ट करूंगा एल्काइल हैलाइड में, तो मैंने उसमें फिर क्लोरीन ऐड करवा दिया। अब मुझे यहाँ पे Cl की जगह पे क्या चाहिए, CH3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा बेंजीन Cl, उसको फिर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करा दी, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, केवल CH3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे CH3 लिख दिया। अगर मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होता C2H5, तो मैं यहाँ पे C2H5 लिख देता। अगर मुझे यहाँ पे चाहिए होता C3H7, तो मैं C3H7 लिख देता। अब क्या हो गया, देखो यहाँ से पूरा ग्रुप हटेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्या होगा, सब ग्रुप हट जाएगा, और ये CH3 कहाँ लग जाएगा, बेंजीन पे। ये देखो आ गई, कौन सा रिएक्शन यूज हो गया इसमें, वुड्स फिटिक रिएक्शन। और उससे पहले कौन सी रिएक्शन यूज हुई, हेलोजिनेशन। हेलोजन ऐड हो रहा है तो हेलोजिनेशन। तो ये टेक्निक है जिसके थ्रू क्या है, मैंने आपको कहा था कि सारी रिएक्शंस क्या होंगी ऑटोमेटिकली 10 to 15 डेज में। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसी कन्वर्जन दूंगा मैं आपको, कौन सी चीज में कैसे ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे अगर मैंने आपको कहा एसिड दे दिया, मैंने आपको एथेनोइक एसिड दे दिया। ठीक है, एथेनोइक एसिड दिया और मैंने कहा आपको इथेन बना दो, इसको इथेन। एथेनोइक एसिड है, देखो एथेनोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना। अब कैसे बनाएंगे हम इथेन, तो सबसे पहले हमने देखा क्या है इसमें, इसमें एसिड ग्रुप है यहाँ पे, तो मुझे इस एसिड ग्रुप को हटाना, सी तो दो ही रहने देने, ठीक है, लेकिन मुझे इसको हटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक नेम रिएक्शन यूज कर सकते हैं, कौन सा, देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान दो, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मींस होता है जो एसिड हो गया या सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो गया, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं NaOH आपने कुछ भी मिलाया इसमें, और इन प्रेजेंस ऑफ ये अब देखो एसिड दिया आप, तो पहले आप एसिड में से इस H को हटाओ। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपको साइड वाला, केवल साइड वाला H करना है, तो उसमें क्या करो NaOH या KOH मिला दो, कभी भी ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा Na, क्योंकि Na मोर पावरफुल होता है, तो Na केवल इस हाइड्रोजन को हटाता है बस। तभी हमने जो कार्बोक्सिलिक डीकार्बोक्सिलेशन लिया था उसमें NaOH लिया था। ठीक है, ये क्या करेगा, इस Na को, ये H को हटाएगा और ये बन जाता है CH3COONA प्लस H2। यहां से H निकलेगा, ये OH के साथ जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये बन गया आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उसमें क्या होता है, देखो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका डबल हो जाता है, CH3 ग्रुप है तो CH3 और CH3 हो जाता है। ये मैकेनिज्म पता है सबको या बतानी पड़ेगी, देखो यहाँ से CO2 गैस निकलती है और NaOH के साथ NaOH बनता है और H2 गैस मिलती है। तो ये रिएक्शन है, इसे कौन सी रिएक्शन कहेंगे, इसे कहेंगे हम कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो ये भी रिएक्शन आ गए उसमें। तो आप किसी भी कंपाउंड को, मैं एक्स वाई जेड, अगर यहाँ पे अभी आपको कुछ रिएक्शन ही बताई हुई है, लेकिन अगर आपको सारी रिएक्शन बता दे, तो मैं यहाँ पे अगर मैं आपको कहूंगा मिथेन है ये, और मिथेन से आप एथेनोइक एसिड बना दो, एथेनामाइन बना दो, एस्टर बना दो, कोई भी कंपाउंड बोलो एक्स वाई जेड, तो आप क्या करोगे, आराम से बना सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या क्या चीज हटानी है, किस किस थ्रू हटानी है और कैसे बनेगा। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा सा रिएक्शन ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए मैंने पहला फोकस क्या करता हूँ कि सारी रिएक्शंस आपके नॉलेज में आ जाए, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा है कि ये चीज मुझे नहीं आई समझ में, तो उसे दोबारा पूछो मुझे कि ये वाला जो रिएक्शन थी या ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया या इसकी मैकेनिज्म नहीं आई, इसे दोबारा बता दो। तो फिर क्या करूंगा, मैं आपको दोबारा उसे बता सकता। टाइम कंज्यूम कम होगा, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आपका ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको कि कन्वर्जन करने के लिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा पहले तरीका कन्वर्जन का। तो क्या होगा, इसके जो आपके 15 मार्क्स है, 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पास, वो आपके आराम से बन जाएंगे और बहुत कम टाइम में, और उसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो क्या होगा, पूरा कमांड आ जाएगी आपकी। अब सोचो आपने क्या किया था, एसिड का पढ़ोगे आप सेकेंड लास्ट चैप्टर में, और एसिड का क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको क्या बनाना है, एल्केन बनाना। कैसे बनाएंगे एल्केन को? कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ेंगे, उस समय भी पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, और अभी भी पढ़ेंगे जब हम एल्केन पढ़ रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको अभी तो बता दिया था कि कैसे बन रहा है। जैसे CH3CCS2COOH, ठीक है, और यहां से मुझे बनाना है इथेन। कैसे बनेगा, कोई बता सकता है कौन सी नेम रिएक्शन यूज होगी? देखो टाइम ऑफ होने वाला, 1 मिनट आप फिर से रिज्वाइन करना, थोड़ा मैं प्रैक्टिस करा दूं आपको एल्केन की। ठीक है, एल्केन की प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर मैं एल्कीन का आपको आज दूंगा। एल्कीन आप पढ़ो आज और कल, पूरा पढ़ लो आप ढंग से एक बार, और एल्कीन भी फिनिश हो जाएगा, फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। तो एल्कीन भी कमांड में आ जाएगा। तो ये ऑफ हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से दोबारा।